साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूपी लेखपाल और होमगार्ड जीएस प्रैक्टिस सेट 20 में। दोस्तों अगर आप लोगों ने 1 से 19 तक अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री धन्य धान्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला गया है। प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना का शुरुआत किसने किया था दोस्तों? स्वयं पीएम करते हैं। और कब करते हैं दोस्तों? तो 11 अक्टूबर, याद रखिएगा 11 अक्टूबर 2025 को, 11 अक्टूबर 2025 को होता है प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना 11 अक्टूबर 2025 को शुरू होता है। इसी दिन दोस्तों 11 अक्टूबर 2025 को दोस्तों दलहन, याद रखिएगा दोस्तों, दलहन परियोजना भी आता है। दलहन योजना भी आता है, इसको भी याद रखिएगा। दलहन योजना भी आता है 11 अक्टूबर 2025 को, दलहन योजना। और प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना भी 11 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया जाता है। और किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके पहले डिटेल वाइज यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिएगा, बोला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना की शुरुआत किया गया। यह योजना विशेष रूप से उन जिलों पर केंद्रित है जहाँ कृषि उत्पादकता कम है, जहाँ पर दोस्तों कृषि का उत्पादन कम होता है, जैसे खेती कम होती है। यह योजना दोस्तों खासकर उन जिलों के लिए बनाया गया है। इसी दिन एक और महत्वपूर्ण मिशन दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का भी लॉन्च किया गया। इसी दिन दोस्तों दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्देश्य है किसानों का आय बढ़ाना और भारत को कृषि क्षेत्र में और अधिक सशक्त बनाना। यह लाइन जो दोस्तों हरे में हाईलाइट किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दोस्तों दो बार पूछा जा चुका है, अभी हाल फिलहाल 2025 से लेकर 2026 के एग्ज़ाम तक में। बोला गया दोस्तों 2030 से 31 तक दलहन उत्पादन में 3.5 लाख टन का लक्ष्य रखा गया। यह लक्ष्य दोस्तों पूछता है। और दोस्तों इतना लक्ष्य कब तक रखा गया यह भी पूछता है, डेट, मतलब 2030 और 31 के फाइनेंशियल ईयर तक। याद रखें 2030-31 तक के 3.5 लाख दलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन कब लॉन्च किया गया है? 11 अक्टूबर 2025 को। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 11 अक्टूबर 2025 को, और 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना भी लॉन्च किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम किताब या फिर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शकुंतलम किताब या फिर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कालिदास इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों जान लेते हैं कुछ प्राचीन काल से संबंधित पुस्तक और उनके दोस्तों लेखक के बारे में। चलिएगा पूरा डिटेल वाइज यहाँ पर बात करते हैं। बोला गया दोस्तों प्राचीनकालीन प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक निम्नवत हैं। जैसे दोस्तों अष्टाध्यायी, यह पुस्तक के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी, तो ये हो जाएंगे दोस्तों पाणिनि। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रामायण दोस्तों याद रखेगा वाल्मीकि, यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। महाभारत वेद व्यास, याद रखिएगा। महाभाष्य यह दोस्तों याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभाष्य पतंजलि। अभिज्ञान शाकुंतलम और दोस्तों रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और दोस्तों रघुवंशम के लेखक कौन है? तो कालिदास। ये दोस्तों प्राचीन कालीन कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों पाणिनि वाला याद रखिएगा, अष्टाध्यायी। महाभारत याद रखिएगा दोस्तों वेद व्यास, और दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम, यह दोस्तों ये सभी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, पंचमहल कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल की बात करें दोस्तों तो पंचमहल मतलब पाँच मंजिला वाला इमारत कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। अच्छा, फतेहपुर सीकरी में दोस्तों याद रखिएगा बुलंद दरवाज़ा, यहाँ पर याद रखिएगा बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण दोस्तों करवाया था अकबर ने।
अकबर ने करवाया था, इसको भी याद रखिएगा। इसका निर्माण कौन करवाया था? अकबर ने करवाया था। और किस उपलक्ष्य में करवाया था? किस खुशी में या फिर उपलक्ष्य में करवाया था? तो गुजरात विजय, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी में दोस्तों ये पंचमहल स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी में ही पंचमहल स्थित है, जो कि 5 मंजिला इमारत है। बाकी दोस्तों बात करते हैं हवा महल के बारे में। हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल की बात करें तो हवा महल हो जाएगा जयपुर में स्थित है। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पिंक सिटी या फिर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। जयपुर शहर का निर्माण, स्थापना या फिर निर्माण किसने करवाया था? जयपुर शहर का निर्माण तो याद रखिएगा दोस्तों, सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने, याद रखिएगा। सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। जयपुर शहर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं, देखिएगा। इसको दोस्तों आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली, यह हरे वाला लाइन जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बोला गया दोस्तों पंचमहल किस शैली में है? तो बौद्ध विहार शैली में। इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा। यहाँ दोस्तों शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यहाँ पर स्थित है। नौबत उर नक्कार खाना भी यहाँ पर है। टस्काल भी है। दीवाने आम भी स्थित है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों अकबर ने करवाया था, इसको भी याद रखेगा। और फतेहपुर सीकरी में ही दोस्तों बुलंद दरवाज़ा, जैसे हमने ऊपर बताया है, बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया है। दरवाज़ा बनवाया गया है। यह दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, बोला गया है मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है? स्टार्च को शर्करा में कहें या फिर स्टार्च को दोस्तों माल्टोज में तोड़ता है। तो मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है? तो इसमें से तो अगर हो जाएगा दोस्तों तो टाइलिन, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा टाइलिन। अब यहाँ से दोस्तों याद रखिएगा टाइलिन या फिर दोस्तों एमाइलेज, टाइलिन को दोस्तों एमाइलेज नाम से भी जाना जाता है। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं स्टार्च के रूप में लेते हैं, तो स्टार्च को तोड़कर सरल पेप्टाइड में बना देता है, जिसे माल्टोज कहा जाता है। माल्टोज या फिर दोस्तों शर्करा में बना देता है। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, इसीलिए जब हम भोजन चबाते हैं, जैसे रोटी चबाते हैं, तो ज़्यादा देर चबाने के बाद रोटी दोस्तों हल्की हल्की मीठी महसूस होने लगती है, इसी के कारण, क्योंकि दोस्तों स्टार्च को शर्करा में तोड़ दिया जाता है एमाइलेज नामक एंजाइम के द्वारा। यहाँ से दोस्तों याद रखिएगा पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन दोस्तों अमाशय में क्या करता है? प्रोटीन को सरल पेप्टाइड में, अमाशय में प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटीन को सरल पेप्टाइड में तोड़ता है। और ट्रिप्सिन भी दोस्तों प्रोटीन को ही तोड़ता है, लेकिन वो छोटी आंत में। ट्रिप्सिन क्या करता है? छोटी आंत में प्रोटीन को सरल पेप्टाइड में तोड़ता है। लेकिन अमाशय की बात करें दोस्तों तो पेप्सिन क्या करता है? अमाशय में प्रोटीन को सरल पेप्टाइड में तोड़ता है। लेकिन ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन छोटी आंत में प्रोटीन को सरल पेप्टाइड में तोड़ता है, इसको याद रखिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा, जैसे शर्करा दिया गया है क्वेश्चन में। शर्करा रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? तो हो जाएगा इंसुलिन नामक हार्मोन्स जो क्या करता है? इंसुलिन नामक हार्मोन जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। बाकी इंसुलिन की खोज किसने किया था? बैटिंग तथा बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बैटिंग तथा बेस्ट ने, इसको भी याद रखिएगा। जितनी बातें दोस्तों बोला जाए उतना तो कम से कम नोट कर लीजिएगा, रिवाइज करते चलिएगा। जैसे टाइलिन को एमाइलेज बोला जाता है। एमाइलेज नामक एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को सरल पेप्टाइड या फिर माल्टोज में तोड़ता है। पेप्सिन क्या करता है? अमाशय में प्रोटीन को सरल पेप्टाइड में मतलब सरलतर रूप में तोड़ता है।
ट्रिप्सिन क्या करता है, यह भी प्रोटीन को तोड़ता है लेकिन छोटी आंत में, प्रोटीन को छोड़ता है लेकिन छोटी आंत में। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन रक्त में या फिर ब्लड में हमारे शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था, बैटिंग तथा बेस्ट ने किया था 1921 और 22 ईस्वी के दौरान। याद रखेगा 1921 और 22 ईस्वी के दौरान। अच्छा, 1921 से 22 ईस्वी के दौरान क्या होता है, असहयोग आंदोलन होता है, यह भी याद रखेगा। जो हमारे चलिएगा, इतना बातें याद रखेगा। 1921-22 ईस्वी में ये होता है इंसुलिन की खोज बैटिंग तथा वेस्ट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले यहाँ पर देखिएगा बोला गया है कि मनुष्य की लार ग्रंथियों में स्रावित होने वाली लार टाइलाइन नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसे लारी एमाइलेज भी कहते हैं। यह एंजाइम भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम भोजन को चबाते हैं तो टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च के साथ क्रिया करके उसे माल्टोज या फिर शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इतना बातें याद रखिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है दोस्तों, तो इसका आंसर याद रखेगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन होता है। अच्छा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे अस्थायी अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखेगा दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, इसको याद रखेगा। उसके बाद दोस्तों इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इतना बातें याद रखेगा। बाकी दोस्तों आइए जान लेते हैं संविधान सभा के गठन के बारे में, महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, जैसे कब अंगीकार किया गया, कब दोस्तों संविधान को लागू किया गया, उन सभी के बारे में पूरा फैक्ट में डिटेल वाइज देखिएगा। बोला गया है दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है, 9 दिसंबर 1946 को। सभी के सभी लाइन यहाँ से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है, 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को, यह डेट याद रखिएगा दोस्तों। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और कब चुना गया, 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में कुल दोस्तों 12 अधिवेशन हुए। यह दोस्तों याद रखें, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जो हरे में हाईलाइट किया गया है कि दोस्तों संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो ये याद रखेगा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। लेकिन दोस्तों अगर संविधान को लागू करने की बात करें दोस्तों, यहाँ पर पीले में हाईलाइट किया गया है, नीचे देखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। इतनी बातें दोस्तों याद रखिएगा, जितने भी हाईलाइट किए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया है दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। यह तो बिल्कुल सही है। अच्छा, इसकी हाइट अगर पूछे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा है जो इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया, इनमें से। तो दोस्तों बात करें दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने भी दोस्तों योगदान दिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। इल्तुतमिश ने दोस्तों इसको पूरा करवाया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई रोल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुतुब मीनार की ऊंचाई की बात करें दोस्तों, ऊंचाई की बात करें तो कितना है, कुतुब मीनार की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 72.5 मीटर के आसपास, 72.5 मीटर के आसपास है। इसको याद रखिएगा, 72 मीटर के आसपास है। कुतुब मीनार की दोस्तों नींव किसने रखी थी, नींव की बात करें, इसके नींव किसने रखी थी, तो नींव की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। नींव रखे थे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक रखे थे। लेकिन दोस्तों इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने दोस्तों टोटल 3 मंजिले का निर्माण करवाया था। लेकिन अगर चौथे और 5वें मंजिले की बात करें, चौथे 5वें मंजिले की बात, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसको भी याद रखिएगा। आइए दोस्तों जान लेते हैं कुतुब मीनार से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में।
पूरे डिटेल वाइज देखिएगा। बोला गया गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी थी, किंतु वह दोस्तों इसका आधार ही बनवा पाया था। बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसके 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। जब दोस्तों इसका निर्माण मान लीजिए 3 मंजिला पूरा हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से जब इसका निर्माण हुआ तो बिजली गिरने के बाद इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल की जगह 2 नई मंजिलों का निर्माण करवाया, जैसे चौथी और 5वीं का निर्माण करवा दिया। अब यह मीनार 5 मंजिला है। कालांतर में सिकंदर लोदी ने भी दोस्तों इसका निर्माण दोस्तों पुनरुत्थान किया था, इसको भी याद रखिएगा। सिकंदर लोदी ने भी दोस्तों इसमें बहुत बड़ी योगदान निभाया था, इसको याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया यह कुतुब मीनार यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, इसको भी याद रखिएगा। कुतुब मीनार दोस्तों यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, इसको भी याद रखिएगा। यह महरौली में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बोला गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह क्वेश्चन दोस्तों कराया गया क्वेश्चन है, इसके लिए दोस्तों इसको दोबारा लाया गया है, क्योंकि दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पहला है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इनमें से कौन से समाज की स्थापना किया गया था? तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ए का हो जाएगा दोस्तों, ए का 3 के साथ। खान अब्दुल गफ्फार खान को याद रखें दोस्तों, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किया था? खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था। खुदाई खिदमतगार सभा की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बी का A1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को याद रखेगा दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। सी का हो जाएगा दोस्तों 4। बचे दोस्तों डी का किसके साथ हो जाएगा दोस्तों? तत्वबोधिनी सभा हो जाएगी देवेंद्र नाथ टैगोर। डी का 2 हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा। ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। याद रखें दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के, देवेंद्र नाथ टैगोर दोस्तों याद रखेगा तत्वबोधिनी सभा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों अभी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है। इसके द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? तो मौलिक कर्तव्य की बात करें दोस्तों, टोटल 10। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। आइए दोस्तों डिटेल वाइज 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या क्या संविधान में होता है, कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, किस अनुच्छेद में जोड़े गए, इन सभी के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में आइए बात करते हैं। देखिएगा इसको दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बोला गया है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 42वें संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसके तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। सबसे पहले दोस्तों बहुत यह इंपॉर्टेंट है, 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। पहली बार अब तक पहली बार केवल एक बार दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन हुआ है और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और दोस्तों अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। 3 नए निदेशक सिद्धांत भी जोड़े गए। अनुच्छेद 39 में निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 43 में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 48 में पर्यावरण की रक्षा। यह तीनों दोस्तों निदेशक भी जोड़े गए। और यह दोस्तों फैक्ट याद रखेगा 86वें संविधान संशोधन को भी याद रखेगा। जैसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको भी जोड़ा गया। इसके तहत माता पिता या फिर दोस्तों अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य प्रदान करता है। मतलब दोस्तों बोला गया 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। बाकी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यह किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद 32 में।
अनुच्छेद 32 में जोड़ा गया। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।